तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि भाग्यश्री जितेंद्र के साथ छुप छुप कर पढ़ाई करने के लिए जाने लगी थी, लेकिन इसी बीच मंजुलिका को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो घर में सभी को ये बात बता देती है। इसके बाद से घर में बहुत ड्रामा होता है और भाग्यश्री का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है। अब आगे। भाग्यश्री, तुम बिना बताए स्कूल क्यों गई? तुम्हारी सास ने तुमको मना किया था ना पढ़ने के लिए। भाग्यश्री चुप रहती है और रोती रहती है। बोलो, तुम चुप क्यों हो? अरे ये क्या बोलेगी, इतना बड़ा गुनाह करके चुप खड़ी है और रोने का नाटक और कर रही है महारानी। शर्म बेच खाई है इसने। हे भगवान। मंजुलिका जी, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप चुप रहिए। पर पापा जी, मैं बस। देखो तो इसे, अभी भी जुबान लड़ा रही है। इतनी लंबी जुबान है इसकी, चाहे कुछ भी हो जाए टिकती नहीं। माला, मैं बात कर रहा हूँ ना, शांत रहो तुम। मुझे चुप करवाने से क्या होगा? चुप्पी का नतीजा देख ही लिया है आपने। भाग्यश्री, तुम चलो अंदर जाओ अपने कमरे में, और अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा कि स्कूल मत जाना। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि ये ढंग से यहाँ नहीं रहने वाली है। इसे इसकी माँ के घर छोड़ आइए। हाँ माला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, लेकिन भाई इसकी माँ को भी कोई ढंग हो तभी बेटी को कुछ सिखाकर भेजती। बस करो आप दोनों अब। अभी वो छोटी है और ऐसा भी कोई गुनाह नहीं किया है उसने। उसे स्कूल में हमारा बेटा ही लेकर गया था, ये मत भूलो आप दोनों। और भाग्यश्री को मायके में रखने के लिए जितेंद्र की शादी नहीं करवाई थी हमने। इतना कहकर नरसिंह देव वहाँ से चला जाता है। मंजुलिका और माला वहाँ हॉल में बैठ जाती हैं। ये लड़की तो बर्बाद करके छोड़ेगी। परेशान कर दिया है इस लड़की ने। लेने भी नहीं आते इसके मायके वाले कभी। पता नहीं कैसे लोग हैं। भाग्यश्री खिड़की पर उदास होकर बैठी होती है। तभी वहाँ जितेंद्र आ जाता है। भाग्यश्री, तुम ऐसे उदास मत रहो, मैं कुछ सोचता हूँ कि क्या करना है। नहीं जितेंद्र, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी वजह से सबको कितना बुरा लगा। ना मैं स्कूल जाती, ना ये सब होता। सब मेरी गलती है। नहीं भाग्यश्री, स्कूल जाना गलत नहीं है। मैं भी तो जाता हूँ। मुझे तो माँ कभी भी मना नहीं करती। वो तुम्हारी असली माँ है ना, लेकिन मेरी तो सासू माँ है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं स्कूल जाती थी। मेरी माँ भी मुझे स्कूल जाने से मना नहीं करती थी। हाँ, मैं इस बारे में पापा से बात करता हूँ। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों उनको समझाने की कोशिश करते हैं। नहीं जितेंद्र, मैं नहीं जाऊंगी। तुम ही जाकर बात करो। नहीं नहीं, तुम भी मत करो, फिर से डांट पड़ेगी हम दोनों को। अरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो समझेंगे हमारी बात। तुम चलो तो सही। जितेंद्र भाग्यश्री का हाथ पकड़कर उसे नरसिंह देव के कमरे में ले जाता है। क्या बात है जितेंद्र, तुम दोनों यहाँ? हाँ पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। पापा, भाग्यश्री को स्कूल क्यों नहीं जाने देते? क्या स्कूल जाना गलत बात होती है? नहीं बेटा, स्कूल जाना गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे घर में रिवाज है कि बहुएं स्कूल नहीं जाती। लेकिन आप भाग्यश्री के मम्मी पापा से कहते थे कि भाग्यश्री को आप बेटी की तरह रखेंगे। इसके मम्मी पापा तो इसे स्कूल जाने से कभी नहीं रोकते थे, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं? बेटा, तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि स्कूल जाए। तो आप समझाइए ना माँ को कि स्कूल जाना चाहती है, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। आप बात कीजिए ना माँ से। भाग्यश्री, क्या जितेंद्र सही कह रहा है? तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ पापा जी, मैं सच में आपको पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगी। आप मुझे जाने दीजिए। देखो बेटा, मुझे तुम्हारे स्कूल जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, ना पहले थी ना अब है, लेकिन माला नहीं चाहती कि तुम स्कूल जाओ। तभी माला देवी कमरे में आ जाती हैं और उनकी बात सुन लेती हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब। मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। माला, बस तुम्हें बुलाने ही वाला था। हाँ, वो तो सुन लिया मैंने, मगर यही सब करना था तो बाहर दरवाजे पर वो सब नाटक क्यों किया? तुम समझ नहीं रही माला, भाग्यश्री ने कोई गलत इच्छा तो नहीं बताई हमसे। इजाजत लेकर ही जाना चाहती है। आके पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो हमारे खानदान का भी नाम रोशन होगा। हाँ माँ, और साथ में। तू चुप रहे जितेंद्र,
तेरी वजह से ही ये सब हो रहा है। ना तू इसको इतनी छूट देता, ना स्कूल लेकर जाता और ना ये सब होता। मैं भी चाहता हूँ कि जितेंद्र की तरह ये स्कूल जाए। हमें बहू को बेटी की तरह ही रखना चाहिए। माला, शांत हो जाओ और मेरी बात को समझो। मुझे किसी की कोई भी बात नहीं सुननी, ना ही समझना है कुछ। ठीक है, मुझे भी नहीं सुननी। अगर भाग्यश्री स्कूल नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। माँ की जिद है तो मेरी भी जिद है। मैं अब खाना भी नहीं खाऊंगा। जितेंद्र, इस तरीके से बात नहीं करते अपनी माँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। चलो भाग्यश्री। जाओ बेटा, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। जितेंद्र और भाग्यश्री अपने कमरे में आ जाते हैं। जितेंद्र, तुम्हें माँ के साथ इतनी गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं क्या करता? वो बेवजह जिद कर रही हैं, देखा ना तुमने। दूसरी तरफ माला देवी और नरसिंह देव अपने कमरे में बात कर रहे हैं। चढ़ाओ चढ़ाओ और सिर पर चढ़ाओ, इसे बेचकर खा जाएगी सब एक दिन, फिर आपको समझ में आएगा। उस दिन रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। बस बहुत हो गया माला, तुम्हें न जाने हो क्या गया है। कितना बदल गई हो तुम। मेरी पहले वाली माला ऐसी तो नहीं थी। बदली मैं नहीं हूँ, आप बदल गए हैं। आप ऐसे नहीं थे। रो मत माला, मैंने कोई गलत बात नहीं की है। हम भाग्यश्री को इस घर में बहू बनाकर लाए थे और समधी जी से वादा किया था मैंने कि उसे बेटी की तरह रखेंगे। आज अगर हमारी बेटी होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसा ही सलूक करती? लेकिन वो हमारी बहू है, बेटी नहीं। ये भेदभाव तुमने ही पैदा किया है। इतना कहकर नरसिंह देव वहाँ से चला जाता है। मंजुलिका और माला देवी रसोई में खाना बना रहे होते हैं। तभी भाग्यश्री भी वहाँ आकर उनकी मदद करवाने लग जाती है। अब याद आया है तुझे रसोई में आना, जब सारा काम पूरा होने वाला है। माफ कर दीजिए मासी माँ, वो जितेंद्र के सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं उसका सिर दबा रही थी। ये लो गोली, उसे बोलना अब ज्यादा दर्द हो तो ये खा ले, ठीक हो जाएगा। ठीक है। और हाँ, उसे बोलो खाना तैयार है, नीचे आकर खा ले। भाग्यश्री वहाँ से चली जाती है। तुमने बोल दिया ना जैसे मैंने कहा था? हाँ बोल दिया, और उन्होंने ये गोली दी है खाने के लिए, और माँ बुला रही है खाना खाने के लिए। अच्छा, रख दो इसे। मेरे सच में बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। मैं इसे खा लूंगा और आज खाना नहीं खाऊंगा। ऐसे तो माँ मानेगी ही नहीं। तो कब तक ये सिर दर्द का नाटक करोगे तुम, और भूखे रहोगे क्या जब तक वो नहीं मानेंगी? अरे नहीं नहीं, पागल हो, मैं भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जितेंद्र उठकर अलमारी खोलता है जिसमें चिप्स और बिस्किट रखे होते हैं। ये देखो, सारा इंतजाम कर रखा है मैंने। क्यों, हूँ ना मैं स्मार्ट? अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। दोनों मिलकर चिप्स और बिस्किट खाने लगते हैं। दूसरी तरफ मंजुलिका, माला और नरसिंह देव खाना खा रहे होते हैं। क्या बात है, भाग्यश्री को बोला था कि जितेंद्र को खाने के लिए भेज दे, पर आया नहीं वो अभी तक। कोई बात नहीं दीदी, मैं भी देखती हूँ कितने दिन तक नहीं खाता। आप दोनों को ये तो दिख गया कि जितेंद्र नहीं खा रहा, पर किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाग्यश्री भी तो भूखी बैठी है। हद हो गई स्वार्थ की। नरसिंह देव खाना बीच में छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन भी जितेंद्र सुबह के नाश्ते के लिए और दोपहर के खाने के लिए कमरे से बाहर नहीं निकलता, तो माला देवी को उसकी चिंता होने लगती है। शाम के वक्त माला देवी जितेंद्र के पास जाती हैं। मतलब तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसी मेरे साथ हैं, वैसी भाग्यश्री के साथ भी तो रह सकती है ना माँ। पहले खाना खा ले, उसके बाद बात करते हैं। नहीं खाऊंगा। तभी मंजुलिका भी वहाँ आ जाती है। अब इस लड़की के लिए तू भूखा बैठेगा क्या? ऐसी भी क्या पट्टी पड़ा दी इसने? मासी माँ, आपसे मुझे कोई बात नहीं करनी। आप जाइए यहाँ से। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। जितेंद्र, ये क्या तरीका है अपनी मासी से बात करने का? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? जाइए यहाँ से। तूने कल से कुछ नहीं खाया है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी फिक्र मुझे नहीं होगी तो किसे होगी? हाँ सही है, आप मेरी असली माँ हैं, इसलिए मेरी फिक्र है आपको। लेकिन आप भाग्यश्री की असली माँ नहीं हैं, इसलिए आपको उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। जितेंद्र, तू चल पहले खाना खा ले, उसके बाद बोल लेना जो भी हो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जब तक आप भाग्यश्री को स्कूल नहीं जाने देंगी, तब तक मैं नहीं खाऊंगा, भले ही मर जाऊं मैं। ठीक है, तू जीता मैं हारी। भाग्यश्री स्कूल जा सकती है, अब तो खा ले।
सच में माँ? थैंक यू माँ। यस यस। ये बात सुनकर भाग्यश्री भी बहुत खुश होती है। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं। अभी तो हाँ कर दी है मैंने, लेकिन ऐसा सबक सिखाऊंगी भाग्यश्री तो खुद ही स्कूल जाने से मना कर देगी। कुछ दिन तू जा स्कूल, फिर देखना क्या होता है तेरे साथ। सुबह के वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री बहुत खुश हैं क्योंकि आज भाग्यश्री स्कूल जाएगी। पापा, भाग्यश्री का एडमिशन फिर से करवाना पड़ेगा ना? फिर से मतलब? वो पहले भी तो मैं भाग्यश्री को स्कूल ले गया था, तब मैंने स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया था। हाँ तो ठीक है, फिर एडमिशन तो हो ही गया है। नहीं हुआ ना पापा, मैंने फीस तो दी ही नहीं थी। मैंने उनको आपका नाम लेकर बोला कि कुछ दिन बाद वो दे देंगे, और बिना फीस के एडमिशन नहीं होता है। माला देवी गुस्से से जितेंद्र की तरफ देखती हैं। नरसिंह देव अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर जितेंद्र को दे देता है। आज एडमिशन करवा लेना, और जो भी किताबें और स्कूल का सामान लेना है वो आज शाम को बाजार जाकर ले आऊंगा मैं, ठीक है? ठीक है पापा। धन्यवाद पापा जी, आप बहुत अच्छे हैं। नाश्ता करने के बाद सब उठकर चले जाते हैं। देखो तो सही इस भाग्यश्री को, इसके तो जैसे घुंघरू ही बंध गए हैं, खुशी से फूली नहीं समा रही। देख माला, अब तुझे अच्छा लगे या बुरा, पर ये सारा किया धरा तो तेरे बेटे का ही है। ना ये भाग्यश्री को स्कूल ले जाता, ना इतनी बात आगे बढ़ती। नहीं दीदी, मेरा बेटा तो बहुत भोला है। इस लड़की ने ही इसे बहला फुसलाकर अपना नाम लिखवा दिया है स्कूल में। हाँ सही कह रही है तू, ये लड़की तो बर्बाद करके ही मानेगी, नाक कटवा कर ही शांति मिलेगी इसे। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब जितेंद्र के पापा ने इसको पसंद कर लिया। मेरी अक्ल पर भी पत्थर पड़ गए थे। भाग्यश्री रसोई में खड़ी होती है और बर्तन धो रही होती है। तभी वहाँ जितेंद्र आ जाता है। भाग्यश्री, ये क्या कर रही हो? चलो स्कूल चलें। लेकिन अभी तो स्कूल जाने का समय ही नहीं हुआ, तब तक मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। अरे आज जल्दी जाना है पागल, स्कूल में एडमिशन भी तो करवाना है तुम्हारा, आज जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन ये बर्तन तो कर लूँ, फिर चलते हैं ना? ये सब छोड़ो तुम, माया मासी कर लेंगे। ठीक है चलो फिर। देखो भाग्यश्री, अब तो कोई बहाना नहीं बनाना है, ना झूठ बोलना है। आराम से स्कूल जाएंगे हम दोनों अब। हाँ जितेंद्र, कितना मजा आएगा ना पढ़ाई करने में। माला देवी और मंजुलिका गुस्से से उनको देख रही थी। तभी दोनों स्कूल चले जाते हैं। चलो भाई, आराम से स्कूल गई, ना कोई खाने की फिक्र, ना बनाने की, ना कोई काम ना धंधा, बस महारानी की तरह आएगी, बना बनाया खाएगी। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती माला। किस्मत तो मैं इसकी पलट कर रख दूंगी दीदी। इसे उड़ने दो जितना हवा में उड़ना चाहती है ये। इसके पर भी मैं ही काटूंगी। अरे तू क्या काटेगी पर इसके? तू भी तो राजी होके बैठी थी कल इसके स्कूल जाने की बात पर, तूने ही तो हाँ कर दी थी। नहीं दीदी, मैंने खुशी से हाँ नहीं की। वो तो मुझे जितेंद्र की जिद के आगे झुकना पड़ा। वो भूखा बैठा था, मुझे पता है मेरी बात वो कभी नहीं मानता, इसलिए मुझे ही माननी पड़ी। दूसरी तरफ स्कूल में जितेंद्र और भाग्यश्री स्कूल के ऑफिस में हैं और एडमिशन का काम करवा रहे हैं। ये लो, इस स्लिप में सब कुछ लिखा है, सारी किताबों के नाम, कॉपी और स्कूल ड्रेस के बारे में। ये सब सामान बाजार से मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन मेरे पास तो ड्रेस है ही नहीं। अरे कुछ नहीं होता, चल तुम इन्हीं कपड़ों में आती रहना। अच्छा पक्का ना? हाँ भाग्यश्री, अब तुम पक्की हो गई हो स्कूल में, हो गया एडमिशन। अब तुम्हें कोई नहीं निकालेगा यहाँ से। चलो अब बेल बजने वाली है, प्रार्थना का वक्त हो गया है। हाँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ आज। कुछ ही देर में बेल बजती है और सब बच्चे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर आ रहे होते हैं। चल भाग्यश्री, आइसक्रीम खाते हैं। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे तो चिंता क्यों करती है, मेरे पास है ना। चल अब। दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और उसके बाद घर आ जाते हैं। तो कैसा लगा तुझे स्कूल में आज? बहुत 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 अच्छा। इससे अच्छा तो मुझे मेरे गांव के स्कूल में भी कभी नहीं लगा था। हाँ देखा, मैंने बोला था ना कि मैं सबको मना लूंगा। देख मेरी जिद ने माँ को मना लिया ना। हाँ हाँ, माँ को तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुमने खाना नहीं खाया था ना, इसलिए। हाँ खाना नहीं खाया, बहुत भूखा था मैं। बस अलमारी में रखे हुए चिप्स और बिस्किट ही खाए थे। हाँ झूठे हो तुम, माँ से झूठ बोला तुम।
कमरे के बाहर खड़ी मंजुलिका उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। वो जल्दी से माला देवी के पास जाती है। माला 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 मेरी भोली बहन, तू सच में कब समझदार बनेगी? अरे लेकिन हुआ क्या दीदी? अभी अभी सारी चाल समझ कर आई हूँ तेरे बहू बेटे की। दोनों ने मिलकर पागल बनाया है तुझे। अब बताओगी भी या ताने ही मारती रहोगी? मंजुलिका तब माला देवी को सारी बात बता देती है जो वो सुनकर आती है। माला देवी बहुत हैरान हो जाती है। देख ले कैसा जादू किया है इस लड़की ने। तेरा बेटा तुझसे ही चाल चल रहा है। भाग्यश्री, जितेंद्र, जल्दी यहाँ आओ, दोनों अभी के अभी। अब क्या हो गया? माँ को इतने गुस्से में बुला रही है। मुझे तो लगता है मासी माँ ने कुछ कह दिया होगा। नहीं जितेंद्र, वो क्यों कुछ कहेंगी? जितेंद्र और भाग्यश्री दोनों माला देवी के पास जाते हैं। हाँ माँ, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुमने परसों रात में खाना नहीं खाया था ना? नहीं खाया। कल भी दोपहर तक भी नहीं खाया? नहीं खाया माँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? आप घर पर ही थी ना, आपने देखा था ना कि मैंने खाना नहीं खाया। चिप्स और बिस्किट खाए थे या नहीं? बोलो भाग्यश्री, तुम बताओ। हाँ माँ। हाँ माँ, मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने नहीं खाए? तो तुमने ये सब नाटक किया अपनी माँ के साथ? जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? एक बार तो जितेंद्र ये बात सुनकर घबरा गया, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि मंजुलिका ने ही माला देवी को भड़काया था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था माँ। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला, तो मैं ये सब कहाँ से लाता? और ना ही भाग्यश्री कहीं गई थी। वो चिप्स और बिस्किट तो मुझे मासी माँ ने ला कर दिए थे। वो खुद आई थी मेरे पास ये सब लेकर, फिर मैंने खा लिए। अरे अरे अरे, इतना बड़ा झूठ मैंने कब ला कर दिए तुझे? तू अभी कुछ देर पहले ही भाग्यश्री को कह रहा था कि तूने चिप्स और बिस्किट खाए हैं। मासी माँ, आप ही तो लाई थी, आपको याद नहीं है? अच्छा, तुझे अभी बताती हूँ मैं। मंजुलिका जितेंद्र के पास जाती है और उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है। तभी नरसिंह देव मंजुलिका का हाथ पकड़ लेता है। आज कर दी, दोबारा मत करना ये गलती आप, वरना अच्छा नहीं होगा। पर जीजा जी, वो जितेंद्र। क्या जितेंद्र, क्या किया इसने? बिस्किट चिप्स खा लिए तो इस बात पर इतना तमाशा बनाएंगे आप लोग? आप लोगों की अकल क्या घास चढ़ने गई है? बच्चे हैं ये बच्चे, दिखाई देना बंद हो गया है क्या आप दोनों को? तो ये इस तरह से झूठ बोलेंगे और हम कुछ भी ना कहे? तुमसे तो मुझे बात ही नहीं करनी माला। तुम अब वो नहीं रही जो कभी थी। आप कुछ नहीं सुनना मुझे। आज तक मैंने मेरे बेटे पर हाथ नहीं उठाया और तुमने एक बार भी अपनी दीदी को नहीं रोका। जीजा जी, बच्चे बिगड़ जाएं तो कई बार हाथ उठाना पड़ता है। उसकी चिंता आप ना ही करे तो अच्छा होगा। और इस घर में बच्चों से ज्यादा बड़े बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। खैर छोड़ो। ये सब देखकर भाग्यश्री रोने लग जाती है। भाग्यश्री, तुम क्यों रोती हो? मासी माँ तुझे थोड़ी ना मार रही थी। भाग्यश्री चुप हो जाओ। अच्छा चलो, हम बाजार चलते हैं। स्कूल का सारा सामान लेकर आना है ना? हाँ पापा, चलो। भाग्यश्री, ऐसे रोते हुए बाजार जाओगी तो दुकानदार कोई सामान नहीं देगा। कल स्कूल नहीं जाना चाहती तुम? जाना है ना पापा जी, मैं नहीं रो रही, मैं चुप हूँ। इसके बाद तीनों कार में बाजार चले जाते हैं और बैग, किताबें और कॉपी ले आते हैं। रास्ते में तीनों गोलगप्पे भी खाते हैं। कुछ देर बाद घर वापस आ जाते हैं। भाग्यश्री और जितेंद्र काफी सारे सामान के साथ अपने कमरे में चले जाते हैं। देख तो सही इसे, इतना सारा सामान लाई है, इतना खर्चा करवा दिया जीजा जी का। ये तो लूट रही है माला। मैं क्या कर सकती हूँ? जब जितेंद्र के पापा को नहीं दिख रहा तो लगाते रहे पैसे। वो तो वैसे भी आजकल मेरी कहाँ मानते हैं। हाँ माला, जब से जितेंद्र की शादी हुई है, ये भाग्यश्री आई है, तब से जीजा जी बिल्कुल बदल गए हैं। पता नहीं क्या जादू टोना किया है इसकी माँ ने इन दोनों पर। मेरी तो समझ से बाहर है। जादू टोना है ना दीदी? सही कह रही हो आप। मुझे भी लगता है कि इसकी माँ ने कोई जादू टोना करवा कर जितेंद्र और इसके पापा को वश में कर लिया है। हाँ, मैं तो खुद ही यही कह रही हूँ। तभी तो जीजा जी हर बार तुझसे लड़ लेते हैं, लेकिन मजाल है कि इस भाग्यश्री को कुछ कह दें। हाँ दीदी, इस टोने का भी कोई तोड़ निकालना होगा। तोड़ तो है ही, तुझे यकीन हो तब ना। माला देवी इस बारे में सोचकर परेशान हो जाती है। क्या बात है भाग्यश्री, तुम रो क्यों रही हो? रोते नहीं है, चुप हो जाओ। चल झूठे, मैं तो नहीं रो रही, मैं तो बहुत खुश हूँ आज, सच्ची। हाँ हाँ, पता है मुझे, स्कूल की खुशी है ये। हाँ, अब सब एकदम अच्छा है। भाग्यश्री, अब तो स्कूल के सभी बुक्स आ गई हैं, बातें हो गई, अब कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं। हाँ जितेंद्र, बहुत बोलते हो तुम। चलो होमवर्क करते हैं। भाग्यश्री और जितेंद्र अपना अपना होमवर्क करने लग जाते हैं।
सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं। तभी नरसिंह देव घर आता है और कमरे की तरफ जाने लगता है। खाना तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। पर खाने से कैसी नाराजगी? कहा ना नहीं खाना, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ। इतना कहकर नरसिंह देव अपने कमरे में चला जाता है और माला देवी भी अपना खाना बीच में छोड़कर चली जाती हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री अपने कमरे में बातें कर रहे हैं। भाग्यश्री जरा यहाँ तो आ। आती हूँ मासी माँ। ये मासी माँ को भी चैन नहीं मिलता, जब देखो आवाजें लगाती रहती है, खुद तो कोई काम करती नहीं है। अरे फिर क्या हुआ जितेंद्र, तुम भी तो हर वक्त उनको बुरा कहते रहते हो। तो कल तुमने देखा ना, मासी माँ ने मेरी माँ को कैसे भड़काया था, उनकी वजह से ही झगड़ा हुआ था। चलो अब तुम जाओ। अरे आ रही है या मैं खुद ही कर लूं? जी मासी माँ। वहाँ टेबल पर प्याज रखे हैं, उन्हें काट दे। इतने सारे प्याज मासी माँ? हाँ, इतने सारे से क्या मतलब है, सब्जी में नहीं डालने क्या? तू मत खाया कर सब्जी, फिर कम बनानी पड़ेगी तो प्याज भी कम डलेंगे। काट रही हूँ मासी माँ। वो मशीन कहाँ है प्याज काटने वाली? वो तो टूट गई, अब चाकू से ही काट ले। भाग्यश्री प्याज काटने लगती है और उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं। तभी माला देवी वहाँ आती हैं और उसे देखकर चली जाती हैं। मासी माँ, ये तो बहुत ही तीखे हैं। हाँ तो प्याज है, तीखे तो होंगे ही, हम नहीं काटते क्या? ये लो काट दिए। तभी जितेंद्र वहाँ आ जाता है। क्या हुआ, तुम अब क्यों रो रही हो भाग्यश्री? नहीं जितेंद्र, मैं रो नहीं रही हूँ, वो प्याज काटने से मेरी आँखों में आंसू आ गए। अरे लेकिन अपने घर पर तो प्याज काटने वाली मशीन है ना मासी माँ, फिर आपने इसे वो क्यों नहीं दी? वो तो टूट गई ना जितेंद्र, तभी तो मैंने चाकू से काटे। अरे कल सुबह ही तो मैंने देखी थी। कल रात को ही टूटी थी जितेंद्र। तभी जितेंद्र एक अलमारी खोलता है, उसमें वो मशीन रखी होती है। अच्छा तो फिर ये क्या है मासी माँ? अच्छा ये यहाँ रखी है, मुझे तो मिली ही नहीं थी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे लगा टूट गई होगी तो फेंक दी होगी। चलो यहाँ से भाग्यश्री, मासी माँ ने जानबूझकर तुम्हें मशीन नहीं दी ताकि तुम परेशान होती रहो। बहुत बदतमीज हो गया है तू जितेंद्र। तभी जितेंद्र और भाग्यश्री वहाँ से चले जाते हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। भाग्यश्री, जी टीचर। अब तुम इस स्कूल की स्टूडेंट हो, इसलिए सब बच्चों की तरह तुम भी स्कूल ड्रेस में आया करोगी। ये ऐसे कपड़े पहनकर नहीं आना है, ठीक है? जी टीचर जी। भाग्यश्री और जितेंद्र खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ शरारती लड़के वहाँ खड़े होकर भाग्यश्री का मजाक बनाने लगते हैं। अरे देखो इसे, ये शादी करके पढ़ने आई है, पक्का फेल होगी। हाँ, इसे तो घर पर रहकर झाड़ू बर्तन का काम करना चाहिए। कपड़े तो देखो इसके, चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं। तुम क्यों बकवास कर रहे हो? मैं अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करता हूँ। तभी तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद जितेंद्र और भाग्यश्री घर आते हैं। अब क्या करे जितेंद्र, टीचर ने तो ड्रेस पहनने की बात बोल दी, इन कपड़ों में तो मैं स्कूल नहीं जा सकती। कोई बात नहीं भाग्यश्री, तुम फिक्र मत करो, मैं पापा से इस बारे में बात करूँगा। शाम को जब नरसिंह देव घर आता है तो जितेंद्र और भाग्यश्री उनके पास जाते हैं। पापा, आज टीचर ने भाग्यश्री को स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल में आने को कहा। हाँ, और ये भी कहा कि ऐसे कपड़ों में कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता है। हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है बेटा, और तुम्हारे टीचर ने बिल्कुल सही कहा, स्कूल में सब बच्चे बराबर होते हैं और सबको एक ही ड्रेस में स्कूल जाना चाहिए। हाँ पापा। तो हम अभी जाकर तुम्हारी ड्रेस भी ले आएंगे, बस इतनी सी तो बात है, चलो चलते हैं। नरसिंह देव, जितेंद्र और भाग्यश्री बाजार चले जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ बताकर नहीं जाते। माला देवी उन्हें कार में जाते हुए देख लेती है। दीदी, ये कहाँ जा रहे हैं और कुछ कहकर भी नहीं गए? मुझे भी नहीं पता माला, मुझे तो कुछ भी कहकर नहीं गए। इतने सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ दीदी कि जितेंद्र के पापा घर से जाते वक्त मुझे बताकर न गए हो। आज ये पहली बार हुआ है। टोने का असर है माला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, बहुत बड़ा जादू टोना किया हुआ है इन पर, वरना ऐसे तो कोई नहीं करता। अभी तो आगे देख और क्या क्या होता है। माला देवी मंजुलिका की बात सुनकर परेशान हो जाती हैं। वो बार बार जादू टोने की बात के बारे में सोचने लग जाती हैं। थोड़ी देर में तीनों ड्रेस लेकर वापस घर आ जाते हैं। जितेंद्र, यहाँ तो आ जरा। हाँ माँ, क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे और भाग्यश्री के हाथ में क्या है?
वो माँ, उसमें भाग्यश्री की स्कूल ड्रेस है। स्कूल ड्रेस? पर क्यों? वो माँ, टीचर ने उसे बोला है कि ऐसे घर के कपड़ों में स्कूल में नहीं आना है, सब बच्चों की तरह ड्रेस पहनकर ही आना है। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। अब ये भाग्यश्री ड्रेस पहनकर स्कूल जाएगी। और कोई काम करना भी बाकी रह गया है क्या नाक कटवाने के लिए? मासी माँ, आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। और माँ, स्कूल ड्रेस पहनने से नाक भी कट जाती है क्या? मैं भी तो पहनता हूँ। जितेंद्र, तू जा अपने कमरे में। आज ड्रेस लाई है, कल को कहेगी जीन्स पहनूंगी, फ्रॉक पहनूंगी। बस धीरे धीरे कपड़े छोटे हो जाएंगे। ये सब जितेंद्र के पापा ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। वो चढ़ाते जा रहे हैं सर पर, और जब ये भाग्यश्री उनके सर पर तांडव करेगी ना, फिर क्या करोगे तुम सब? अरे दीदी, आपके जीजा जी की अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं लगता है। मुझसे तो ये बात भी नहीं कर रहे हैं 2 दिनों से। अब मैं भी क्या कहूँ? ना 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 मेरी भोली बहना, ये पत्थर का असर नहीं है, ये तो कुछ और चीज का ही असर दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं समझ गई दीदी, आप जो कहना चाह रही हैं। अब तो मुझे भी यही लगता है। सही वक्त पर समझ जा, यही अच्छा है तेरे लिए, वरना तेरा पति और बेटा निकल जाएंगे तेरे हाथों से। अभी तो वक्त है। दीदी, यहाँ कोई तांत्रिक बाबा का पता है क्या आपको, जो जादू टोने को काट सके? अरे हाँ, बिल्कुल पता है। कल सुबह मैं तुझे लेकर चलूंगी। वो बाबा ही तेरे पति और बेटे को तेरा बना सकते हैं। मंजुलिका ने पूरी तरह से माला देवी को भड़का दिया था, और माला देवी भी उसकी बातों में आ गई थी और जादू टोने जैसे गलत कामों के बारे में सोचने लग गई थी। रोज की तरह मंजुलिका किचन में खड़ी है और काम करने के लिए भाग्यश्री को आवाज लगाती है। जितेंद्र भागकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे की कुंडी लगा देता है। जितेंद्र फिर दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता है। आज तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, बुलाने दो मासी माँ को। अरे जितेंद्र, खोलो दरवाजा, वरना मुझे डांट पड़ेगी। नहीं पड़ेगी डांट, मैं कह दूंगा कि मैंने दरवाजा बंद किया। हट जाओ ना, जाने दो। नहीं नहीं, मैं नहीं हटूंगा, मुझे पता है कि वो काम ही करवाएंगी। अब हटोगे? अब तो हटना ही पड़ेगा। भाग्यश्री दरवाजा खोलकर जल्दी से बाहर भाग जाती है और रसोई में चली जाती है। ये ले, प्याज काटकर बर्तन धो देना। हाँ मासी माँ, आज तो आराम से प्याज कटेंगे, इसमें रोना भी नहीं आएगा। हमारे वक्त में कोई मशीनें नहीं होती थी, तो क्या हम प्याज नहीं काटते थे क्या? बस आजकल के फालतू के चोंचले, हमें भी तो आंसू आते थे। पर अब तो है ना मशीन मासी माँ, अब तो नहीं रोती आप भी। चल चल, जुबान मत लड़ा, काम पर ध्यान दे। भाग्यश्री प्याज काट देती है और बर्तन भी धो देती है और रसोई से बाहर जाने लगती है। तभी मंजुलिका जानबूझकर एक गिलास दूध जमीन पर गिरा देती है। अरे भाग्यश्री, वापस तो आ, ये देख। अरे दूध कैसे गिर गया मासी माँ? अब तुझे सफाई दूं कि मैं कैसे गिरा कैसे नहीं। चल इसे साफ कर दे जल्दी से, मुझसे तो नीचे बैठकर साफ होता नहीं है। भाग्यश्री जल्दी से पोंछा लाती है और दूध साफ कर देती है और कमरे में चली जाती है। माला देवी रसोई में आ जाती हैं। मैं तो रोज रोज इस भाग्यश्री को परेशान करने के उपाय ढूंढती हूँ। आज मैंने जानबूझकर दूध गिरा दिया जमीन पर, बर्तन भी धुलवा दिए और प्याज भी कटवा लिए। अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, कभी तो परेशान हो ही जाएगी ये भी। तुझे याद है ना, आज हमें एक जरूरी काम के लिए जाना है उस बाबा के पास। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। बोलो मत दीदी आप, कोई सुन न ले, यहाँ दीवारों के भी कान हैं। ठीक है। और तूने जीजा जी से पूछा क्या भाग्यश्री की स्कूल ड्रेस के बारे में? नहीं दीदी, बस ये अभी आने वाले हैं, फिर जाकर पूछती हूँ। तभी नरसिंह देव हॉल में आ जाता है और वहाँ बैठकर अखबार पढ़ने लग जाता है। तभी माला देवी उसके पास आकर बैठती हैं। सुनिए। बोलो, सुन रहा हूँ। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि भाग्यश्री को स्कूल ड्रेस दिलवाने ले जा रहे हैं आप? इसमें बताने वाली क्या बात थी? और आजकल तुम किसी भी बात को सही तरीके से समझती ही कब हो? ये सही नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, क्या गलत है इसमें? मैं तो चाहती थी कि ये स्कूल भी न जाए। चलो, जैसे तैसे आप दोनों बाप बेटे ने मुझ पर दबाव बना लिया, तो अब ये नया फसाद पैदा हो गया है। कैसा फसाद? अब ये भाग्यश्री स्कूल ड्रेस पहनेगी, स्कर्ट पहनकर जाएगी। समाज के लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहू को स्कर्ट में स्कूल भेज रहे हैं। हाँ जीजा जी, स्कूल जाने तक तो ठीक था, पर ये ड्रेस का नया रिवाज रिश्तेदार क्या कहेंगे? नाक ही कट जाएगी। अरे नाक तो कट ही गई है दीदी, जब से स्कूल में एडमिशन लिया है। अब जो बची खुची इज्जत है वो भी उतर जाएगी स्कूल ड्रेस के साथ। मतलब स्कूल ड्रेस पहनने से इज्जत जाती है? तो जो बच्चे स्कूल ड्रेस में स्कूल जाते हैं
उनके माँ बाप की इज्जत नहीं होती। किसी के घर की बहुएं स्कर्ट पहनकर स्कूल में नहीं जाती हैं। अरे क्या बोलती हो माला, तू स्कर्ट पहनकर जाने की बात ही मत कर। इज्जतदार परिवार के लोग अपनी बहू को स्कूल ही नहीं भेजते। मैं आपको फिर कह रही हूँ जी, अभी भी वक्त है, संभल जाइए। कल को ऐसा ना हो कि आपके हाथ में कुछ बचे ही ना। तभी भाग्यश्री और जितेंद्र अपने कमरे से स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आते हैं। अरे वाह भाग्यश्री, बेटा तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो स्कूल ड्रेस में। है ना पापा जी, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस। एकदम नई नई खुशबू भी आ रही है इसमें से। क्या हुआ पापा? माँ, क्या बात है? किस बात पर बहस कर रहे हैं आप सब? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ और मासी को तो आदत हो गई है। तुम ध्यान मत दो इन बातों पर। स्कूल जाने का वक्त हो गया है, जाओ दोनों स्कूल जाओ। वो दोनों स्कूल चले जाते हैं। माला देवी और मंजुलिका दोनों भाग्यश्री को सलवार सूट में देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अभी तक यही समझ रही थी कि भाग्यश्री स्कर्ट पहनकर स्कूल जाएगी। और कोई बात कहनी बाकी है क्या भाग्यश्री की स्कूल ड्रेस पर? उसकी कोई बुराई करनी रह गई हो तो अभी बोल लो, वरना आप दोनों को खाना हजम नहीं होगा। मुझे क्या पता था आपने सलवार सूट दिलवाया है उसे। मुझे लगा स्कूल ड्रेस में स्कर्ट ही आती है। तुमने पूछा भी तो नहीं कुछ, बस भड़क कर बोलना शुरू हो गई। पता नहीं रोज रोज कौन कचरा भरता है तुम्हारे दिमाग में। क्या मतलब है आपका जीजा जी? वही मतलब जो आप समझ रही हो, बिल्कुल सही समझ रही हो। लेकिन बस मुझे कुछ नहीं सुनना। आंखों वाली अंधी हो गई हो तुम तो माला। इतना कहकर नरसिंह देव वहाँ से चला जाता है। माला देवी और मंजुलिका गुस्से में देखती रहती हैं। देखा माला, क्या बोल कर गए जीजा जी? उनका साफ साफ मतलब यही था कि मैं तेरे दिमाग में कचरा भर रही हूँ, मैं भड़का रही हूँ। ऐसा नहीं है दीदी, उन्हें जो लगता है लगने दो। मैं जानती हूँ ना सच्चाई क्या है। वो अभी और किसी के बस में है, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। हाँ सही कह रही है तू। चलो दीदी, अब घर पर कोई नहीं है, हम उस बाबा के पास जाते हैं। वैसे भी बहुत वक्त बीत गया है, अब और देर नहीं करना चाहती मैं, नहीं तो ये दोनों माँ बेटी निगल जाएंगी मेरे परिवार को। हाँ माला, तू फिक्र मत कर, बाबा सब ठीक कर देंगे। मंजुलिका और माला देवी उस बाबा के पास जाने के लिए निकलते हैं। वो एक जंगली सुनसान इलाके में पहुंच जाती हैं। ओहो दीदी, कितना गंदा रास्ता है ये, इतनी बदबू भी आ रही है यहाँ। अरे तो ये बाबा हम लोगों के जैसे थोड़े ही ना रहेंगे, जंगल में रहकर ही इन्हें शांति मिलती है। और कितनी दूर है दीदी, कोई जंगली जानवर ना आ जाए यहाँ, डर लग रहा है मुझे तो। वो देख, झोपड़ी दिख रही है ना, वही है बाबा की झोपड़ी। दोनों वहाँ झोपड़ी में पहुँच जाती हैं। वहाँ काले कपड़ों में एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। आ गई तुम? अपने पति और बेटे को वापस लाना चाहती हो? हाँ बाबा जी, आपको कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपनी समस्या भी नहीं बताई। मैंने सब देख लिया, चिंता मत कर तू। मैंने कहा था ना तुझे, बाबा जी में बहुत शक्तियाँ हैं। अब हो गया ना यकीन? हाँ बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या का कोई हल बताइए। मैं हल निकाल दूंगा, बहुत आसान है। आ बैठ और बता क्या चाहती है तू। मेरा बेटा और मेरे पति मेरी कोई बात नहीं मानते, वो मेरी बहू भाग्यश्री की बात मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन दोनों को किसी ने अपने वश में कर रखा है। हमारे घर में रोज किसी न किसी बात पर झगड़ा होता है। हाँ बाबा जी, बेचारी बहुत परेशान है, इसलिए इसे आपके पास ले आई हूँ। इस दुनिया में आपके सिवा और कोई इस समस्या से छुटकारा नहीं दिलवा सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ देर बाहर बैठो, मैं अपनी साधना पूरी करके आता हूँ। बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है और उस आग में पाउडर डालता जाता है। मंजुलिका और माला देवी बाहर चली जाती हैं। माला देवी और मंजुलिका तांत्रिक बाबा की झोपड़ी के बाहर बैठकर इंतजार कर रही हैं और बातें कर रही हैं। देखा माला, इस बाबा में कितनी शक्ति है। तेरे जाते ही, तेरे बताने से पहले ही तेरी समस्या को देख लिया। हाँ दीदी, सच में मैं भी बहुत हैरान हो गई कि बिन बताए ही बाबा ने कह दिया। मैं कहती थी ना, ये बाबा सब ठीक कर देंगे, छुटकारा दिलवा देंगे तुझे। तभी झोपड़ी में से तांत्रिक बाबा उन दोनों को आवाज लगाते हैं। दोनों अंदर चली जाती हैं। माला देवी, तुम्हारे पति और बेटे पर बहुत भारी और खतरनाक जादू टोना करवाया हुआ है। उन दोनों को वश में किया गया है। तो क्या ये मेरी बहू भाग्यश्री और उसकी माँ ने ही करवाया है? मैं उनका नाम नहीं ले सकता। ऊपरी शक्तियाँ हमें लोगों का नाम बताने की आज्ञा नहीं देती हैं, लेकिन मैं अपनी शक्तियों द्वारा उन्हें देख जरूर सकता हूँ। तो बाबा जी आप देखिए और हमें उनका हुलिया बता दीजिए, हम दोनों समझ जाएंगे कि वो कौन है। बाबा आंखें बंद करता है और कुछ देर तक उसी तरह रहकर आंखें खोल लेता है। कुछ दिखा क्या बाबा जी? हाँ दिखा सब। एक औरत है,
उसके घर में उसकी सिर्फ एक बेटी है और पति रहते हैं, उसी ने ये सब करवाया है। बस ये औरत भानुमति ही है, मैं कहती थी ना तुझसे। जी हाँ बाबा जी, मैं समझ गई कौन है। अब मैं क्या करूँ? मुझे मेरे पति और बेटा वापस चाहिए बाबा जी, आप कुछ कीजिए। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ सामान लिख कर देता हूँ, वो सब लेकर आना। अरे बाबा से ये तो पूछ ले, पैसे कितने लगेंगे? कोई फीस वगैरह तो होगी। बाबा जी कितने पैसे लगेंगे? मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सहायता करता हूँ, यही मेरा धर्म है। मुझे पैसों की कोई आवश्यकता नहीं है। कितने महान हैं बाबा, सच में। बाबा एक कागज पर कुछ लिखते हैं और वो कागज माला देवी को पकड़ा देते हैं। ये लो, इस पर्ची पर मैंने सारा सामान लिख दिया है। जिस दिन भी सब चीजों की व्यवस्था हो जाए, यहाँ आ जाना। तुम्हें तुम्हारी समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद। दोनों वहाँ से अपने घर चली जाती हैं। स्कूल में बाहर से 2 अफसर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। दोनों अफसर क्लास में खड़े होकर सवाल पूछते हैं तो भाग्यश्री हर सवाल का जवाब देने के लिए हाथ उठा लेती है। थोड़ी देर में जितेंद्र और भाग्यश्री भी स्कूल से वापस आ जाते हैं। मंजुलिका, माला और नरसिंह देव डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे होते हैं। आज तुम दोनों लेट हो गए, क्या बात है? आओ जल्दी खाना खा लो। हाँ माँ, आज हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन वाले आए थे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गए। अच्छा, फिर उनके सवालों के जवाब दिए या नहीं? हाँ बिल्कुल माँ पापा, आपको पता है उन अफसरों ने जो भी सवाल पूछे, भाग्यश्री ने उन सब सवालों का जवाब दे दिया। सबने भाग्यश्री के लिए तालियां भी बजाई। अरे वाह भाग्यश्री बेटा, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा जी, थैंक यू। तारीफ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई युद्ध जीत कर आई हो। करने दो दीदी, बस अब कुछ ही दिनों की बात है। माला देवी और मंजुलिका हॉल में बैठकर बातें कर रही हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अब तेरी बहू का स्कूल जाना कैसे बंद करवाना है, कुछ सोचा है क्या तुमने इस बारे में? हाँ दीदी, तरीके तो बहुत है, इस बारे में भी सोचूंगी, पर पहले मैं वो काम करती हूँ जो बाबा जी ने बताया है। हाँ, वो पर्ची तो लेकर आ जिस पर बाबा जी ने सामान लिख कर दिया है, जरा देखे तो इसमें क्या क्या है। अभी लाती हूँ दीदी। माला देवी अपने कमरे में जाती हैं और अलमारी से पर्ची निकाल कर ले आती हैं और उसे पढ़ती हैं। दीदी, ये क्या क्या लिख दिया बाबा ने? ये सब मैं कहाँ से लाऊं? अरे ऐसा भी क्या है, जरा दिखा तो मुझे। काला कपड़ा, लाल कपड़ा, भाग्यश्री के बाल, भानुमति के पैर की मिट्टी, एक सोने की गुड़िया, एक चांदी की गुड़िया। हाँ वही तो दीदी, ये सब। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें जो तू नहीं ला सकती, पर हाँ, सोने की गुड़िया और चांदी की गुड़िया बनवाने में पैसे बहुत लगेंगे, पर पैसों की कोई कमी थोड़ी ना है तुम लोगों को। हाँ, इतने सारे पैसे मैं कैसे लूंगी जितेंद्र के पापा से, और ये भानुमति के पैरों की मिट्टी कैसे लाऊंगी? वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, उसके लिए मैं कुछ सोच लूंगी। तू बस ये सोने चांदी की गुड़िया का कोई इंतजाम कर। अब यही सोच रही हूँ क्या करूँ। अब बेटे और पति को पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना मेरी भोली बहना। कल ही सुनार से बात करती हूँ, वो बना देगा। और तिजोरी में पैसे तो बहुत पड़े हैं, अगर वो न लिए तो मेरे पास गहने भी बहुत पड़े हैं, उनको बेचकर पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। शाम को जब भाग्यश्री रसोई में काम करने आती है तो मंजुलिका उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। भाग्यश्री, क्या बात है, आज तूने बाल नहीं बनाए? देख कितने बिखरे हुए हैं और तेल भी नहीं लगाया हुआ, बिल्कुल रूखे सूखे हैं। नहीं तो मासी माँ, मैंने बाल तो बनाए थे। हाँ, तेल तो मुझे अच्छे से लगाना ही नहीं आता, मैं घर पर माँ से ही तेल लगवाती थी। अच्छा, चल आजा, आज मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूँ। सच्ची मासी माँ? हाँ हाँ। मंजुलिका भाग्यश्री के बालों में तेल लगाने लग जाती है। मंजुलिका जानबूझकर भाग्यश्री के बाल खींचते हुए तेल लगाती है। मासी माँ, धीरे लगाइए ना, दर्द हो रहा है। अरे तुझे नहीं पता, जोर जोर से मालिश करने से ही तो बाल लंबे होंगे। अच्छा सच्ची? फिर तो और जोर से लगाइए, मुझे तो लंबे बाल बहुत पसंद है। मंजुलिका तेल लगाते लगाते उसके कुछ बाल खींचकर अपने पास रख लेती है। भाग्यश्री को मंजुलिका के पास रखे टूटे हुए बाल दिख जाते हैं। हाय, इतने सारे बाल टूट गए मेरे। जब माँ मेरे तेल लगाती थी तो इतने बाल नहीं टूटते थे। ठीक है, फिर अगली बार से तेरी माँ से ही लगवा लेना, मैं नहीं लगाऊंगी। अब मैं क्यों लगाऊंगी, मेरा तो काम हो गया, बाल तो मुझे मिल गए। तभी नरसिंह देव वहाँ आ जाता है और उन दोनों को देखता है। मासी माँ,
दो मेरे बाल मुझे, मैं फेंक देती हूँ। नहीं बस तू जा, ये मैं फेंक दूंगी। नहीं मासी माँ, मेरी माँ ने मुझे बोला था कि अपने टूटे हुए बाल खुद ही फेंकते हैं। बोला ना फेंक दूंगी। भाग्यश्री वहाँ से चली जाती है और मंजुलिका भाग्यश्री के बाल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। नरसिंहदेव ये सब देखता है तो वो सोचने लग जाता है कि क्या हो रहा था, लेकिन फिर वो इस बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। माला, एक काम तो हो गया है, अब भानुमति को किसी बहाने से यहाँ बुलाना पड़ेगा या हमें वहाँ जाना पड़ेगा। मैं हरगिज वहाँ नहीं जाने वाली, भानुमति को ही यहाँ बुला लेंगे, पर कैसे, किस बहाने से? घर में कोई छोटी सी पूजा रखवा लेते हैं, उसी पूजा के बहाने से उसे यहाँ बुला लेंगे। बाकी बात का सब तू बस मुझ पर छोड़ दे। ठीक है दीदी। सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे हैं। अजी सुनिए, परसों मैं घर में एक पूजा करवाना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पूजा की बात आई है तो मैं इस पर कोई सवाल नहीं पूछूंगा कि क्यों कैसे। करवा लो, जो भी सामान चाहिए हो बता देना। अरे वाह जितेंद्र, पूजा में तो बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल भाग्यश्री, तुम्हें तो वैसे भी बहुत मजा आएगा। वो कैसे माँ? क्योंकि भाग्यश्री के माँ बाबा भी तो आएंगे इस पूजा में। सच्ची? आप मेरे माँ पापा को भी बुलाएंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। जी थोड़ी खरीदारी करनी थी और पंडित को दक्षिणा भी देनी होगी, तो कुछ पैसों की जरूरत थी। आज ही 50,000 रुपए लेकर आया था, किसी को उधार दिए हुए थे। मैंने सोचा कल बैंक में जमा करवा दूंगा, मेरी अलमारी में रखे, वो तुम ले लेना वहाँ से। ठीक है। उस वक्त घर का माहौल बिल्कुल सही था। मंजुलिका और माला देवी भी भाग्यश्री के साथ अच्छा व्यवहार कर रही थी, लेकिन आगे आने वाले खतरे के बारे में किसी को भी नहीं पता था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मंजुलिका और माला भाग्यश्री की माँ के साथ क्या करने वाले थे। क्या मंजुलिका अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।